हाय एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है, मेरा नाम है सीमा त्यागी और हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का हम फर्स्ट ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, ट्वेल्थ का। और जो लास्ट जो क्लास थी वो बहुत बड़ी हो गई थी, इसलिए मैंने बीच में उसके लिए थोड़ा गैप लिया। अभी हम नेक्स्ट इसको ही पूरा करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। ओके, तो ये जो रहेगी आपकी क्लास में, सबसे पहले जहाँ से हमने छोड़ा था ये पिक्चर से ही, कि ये पिक्चर्स जो बनी होती है। और यहाँ पे क्या थे, कुछ पात्र, कुछ मर्तबान यहाँ मिले हैं जिनमें बहुत अच्छी जो है एक तरह से चित्रकारी हो रखी है, और वो एज इट इज मिली है आज के टाइम में भी। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ, मनके बनाने की जो टेक्निक है उनमें जो प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। भिन्नताएं, अलग अलग तरह की चीजें यूज हो रखी थी। सैलखंडी जो एक बहुत ही मुलायम पत्थर है या मुलायम मिट्टी है, पर आसानी से कार्य हो जाता था। कुछ मन के सैलखंडी चूर्ण के, सैलखड़ी भी लिखा होता, सैलखंडी भी लिखा होता, सैलखड़ी चूर्ण के लेप को साँचे में ढालकर तैयार किए जाते थे, जिससे ठोस पदार्थों या ठोस पत्थरों से बनने वाले केवल ज्यामितीय आकारों की विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। इस पूरे के पूरे इसमें ये कह रहा है, बहुत सारे पत्थर, बहुत सारी मिट्टियाँ, बहुत सारी धातुओं का यूज होता था। अलग अलग तरह की चीजों का यूज होता था। अभी हम पीछे पढ़ के गए, जैसे जिप्सम है, कार्नेलियन है, क्वार्टजाइट है। इन सब पत्थरों का प्रयोग करके अलग अलग तरह के मनके बनाए जाते थे। ये इस तरह की चीजें कह रहा है, जिसमें स्पेशली सेलखंडी पत्थर का भी प्रयोग होता था, और जिसके चूरन पाउडर से बहुत ही मुलायम चीजें बनाई जा सकती थी। जो कार्नेलियन का रंग होता था, लाल होता था। कार्लियन का जो रंग है वो लाल रंग या पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता। कोई भी चीज बनाई गई, फिर उसको आग में पकाया जाता था, जिससे वो कठोर हो जाती थी। ठीक है। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था, फिर बारीकी से सल्क निकालकर इन पर अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश आदि में छेद के साथ प्रक्रिया पूरी होती। कोई भी पत्थर है, उनको एप्रिस अब ऊपर से दबा के नीचे डाल दिया या एक दूसरे पत्थर पे डाल दिया, तो कोई एक तरह से सिस्टम से थोड़ी टूटेगा, वो अलग अलग तरह से टूटेगा। उसके दो हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। फिर वो जो टूटे हुए थे उनको एक अच्छी तरीके से तरास वरास के नुकीला बना दिया जाता है। ठीक है। पहले वो एप्रिस के, तो उनका कोई आकार वकार नहीं होता था, बाद को उनको आकार दिया जाता था। कहते हैं उन पर पॉलिश होती थी, घिसाई होती थी, फिर उनमें छेद वगैरह भी किए जाते थे जो मनके वगैरह होते थे। ठीक है। या कोई औजार बनाया जाता था, उनमें भी छेद करना पड़ता था। चनहुंदड़ो, लोथल और हाल ही में धोलावीरा, इन जगह से छेद करने के क्या मिले हैं, उपकरण मिले हैं। तो जो चनहुंदड़ो है, लोथल है, कलर ले लेते हैं भाई हाईलाइट के लिए। जो आपका ये चनहुंदड़ो है, लोथल है, और हाल ही में जो धोलावीरा के छेद करने के विशेष उपकरण मिले। यदि आप मानचित्र में जाइए पीछे, वही अभी हमने पढ़ा था कि बालाकोट, नागेश्वर, बालाकोट और नागेश्वर को चिह्नित करें। ये पाकिस्तान में जो साइट है, तो आपको उनको चिह्नित करना है। और उसके बाद पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। ये जो नागेश्वर है और बालाकोट है, ये समुद्र तट पे है। और यह सीप जो होते हैं, शंख होते हैं ना, वो समुद्र तट के किनारे जो मिलते हैं, लहरों में इकट्ठे हो जाते हैं बाहर से, और वो यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ये संग से बनी वस्तुएं, जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारी की वस्तुएं भी यहाँ पे सम्मिलित, निर्माण के विशिष्ट केंद्र है जहां यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह संभव है कि चनहुंदड़ो और लोथल से तैयार माल मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक जाता था। क्या कह रहा है इस पूरे पैराग्राफ्स में ये, कि जो चनहुंदड़ो है, लोथल और धोलावीरा, यहाँ से तो छेद करने वाले उपकरण मिले हैं। बालाकोट और नागेश्वर है, ये समुद्र तट के किनारे थे, तो यहाँ से शंख मिले हैं। उसके बाद यहाँ से जो चीजें तैयार होती थी वो कहाँ होती थी, वो चनहुंदड़ और लोथल में ये मनके के कारखाने मिले हैं। यहाँ चीजों को तैयार किया जाता था। यहाँ से नागेश्वर बालाकोट से पहुंचती थी चनहुंदड़ और लोथल तक, और वहां से जो तैयार हुआ माल सेलिंग के लिए जाता था, वो आपका मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक पहुंचता था। हो गया याद।
छेद करने के कारखाने मिले। उसके बाद समुद्र तट के किनारे सीप मिले। सीप वहां से मंगाए जाते थे, कहाँ पे, चनहुंदड़ो और लोथल में। यहाँ से चीजें तैयार होती थी और वो जाती थी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। तो यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टम चलता रहता था। ठीक है। अब है उत्पादन केंद्र की पहचान। उत्पादन केंद्र जो है जहाँ पे चीजों का उत्पादन होता था, की पहचान आपको करनी है। तो इसमें यही है कि अलग अलग केंद्रों में अलग अलग चीजें मिलती है, कहीं पर तांबा तो कहीं पर औजार। और ये सब चीजों का पता कैसे चलता है? जब आप कहीं भी चीजें बैठ के बना रहे हो, अच्छी चीजें आपने तैयार कर दी, आप सिंपल से घर में बैठो, कोई चीज बना रहे हो, वेस्ट मटेरियल आप नीचे डालते रहते हो और अच्छा अच्छा तैयार कर लेते हो। ठीक है। वो जो वेस्ट मटेरियल जहां जहां से उन्हें मिला है, उस चीज पर अनुमान इन्होंने लगाया है। जिसमें चाहे कूड़ा करकट है, चाहे कटे छटे कुछ भी चीजें मिलती है, बेकार टुकड़े हैं, वो सब ये एक तरह से चीजों का पता लगा सकते हैं। अब ये क्या है? माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियों से रिलेटेड क्या चीज है कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य स्तर पर पत्थर, लकड़ी, धातु, जलोढ़। कहीं पर कोई चीज मिलती थी तो कहीं पर कोई चीज नहीं मिलती। कहीं से मिट्टी तो कहीं से पत्थर, कहीं से लाजवंत मणि तो कहीं से सोना मंगाना। चीजें आपस में माल आवाजाही होती थी। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का ही प्रयोग होता था। दूर दराज देशों से भी सामान आया करता था। तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ यही है कि नदियों उपनदियों का प्रयोग होता था। देखो ये सिंधु नदी है और ये उपनदी है, इनका यहाँ पे प्रयोग होता था। ठीक है। उसके बाद इसमें सिर्फ यही है, नदी, उपनदी, सिंधु नदी और उसकी जो उपनदी है वो चिनाब वगैरह, झेलम वगैरह, उनका प्रयोग होता था। रावी है, सतलज वगैरह, जितनी भी नदियां हम देखते हैं उन सब का प्रयोग होता था। और होने के बाद क्या होता था, नदियों से आवागमन होगा तो एक तरह से जल मार्ग और एक तरह से स्थल मार्ग दोनों का प्रयोग होता था। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे आने वाले। हम्म, यही चीजें हैं, उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाले माल, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु। यही जो चीजें अभी हम पढ़ के आए ना, तो आपसे यहाँ से डम्स और क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कि कौन सी चीज कहाँ से मिलती थी। ठीक है, कौन सी चीज कहाँ से मिलती थी। चाहे आपके जैसे बालाकोट से क्या मिलता था, अफगानिस्तान से क्या मिलता था, राजस्थान से क्या मिलता था, कर्नाटक से क्या मिलता था, और मिलान करने पे भी क्वेश्चन कई बार डाल दिया जाता है। तो देखिए, जो ये है, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां संख आसानी से उपलब्ध कराए थे, बस्तियां स्थापित की। तो ये हम पहले भी करके आए थे। नागेश्वर और बालाकोट समुद्र तट के किनारे थे, तो यहाँ से संख प्राप्त होते। ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान के सोर्तगुई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर, लाजवंत मणि। अफगानिस्तान के सोर्तगुई जहां से हमें नहरों के अवशेष भी मिले हैं, जैसे लाजवर्द बनी मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद लोथल, जो कार्नेलियन, ये लोथल से कार्नेलियन, जो लाल रंग या पीले रंग का जो पत्थर था, अभी पढ़ के आए हम, वो मिलता है स्पेशली कहाँ, गुजरात में भड़ोच नामक स्थान से, भड़ोच से। ठीक है। सेल खड़ी जो है दक्षिण राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिलती। अन्य और धातु राजस्थान से। ठीक है। इन सभी से निकट स्रोत हमें प्राप्त होती। दोबारा देखिए, नागेश्वर और बालाकोट से जो मिले संख, सीप मिले हैं एक तरह से। सेकंड है जो आपका अफगानिस्तान का सोर्तगुई है, वहां से मिले लार्जर मणि, नीले रंग का। उसके बाद जो कार्नियल है, लाल रंग का पत्थर है, वो गुजरात से मिलता है, स्पेशली लोथल या भड़ोच से। उसके बाद जो है आपका सेल खड़ी, जो मिट्टी है या पत्थर है, वो मिलता है आपका गुजरात और राजस्थान से। बहुत सारी चीजें राजस्थान से भी मिलती। आगे है राजस्थान से जो खेतड़ी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है भाई। जो ये तांबा है वो कहाँ से आता है, वो राजस्थान से मिलता है। तांबा जो है वो राजस्थान से मिलेगा। सोना जो है वो दक्षिण भारत से मिल रहा है।
उसके बाद इन अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ संपर्क स्थापित किया गया। इन इलाकों में यदाकदा मिलने वाली हड़प्पी पुरावस्तुएं ऐसे संपर्क के संकेत करती है। खेतड़िया क्षेत्र के भी कुल मिला के ये कह रहा है कि अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें मिल रही है, ठीक है। और वहां से अभी पता चल रहा, जो पुरावस्तु मिली है उन्हीं से हमें पता चल रहा है कि भाई ये चीज यहाँ से मिल रही थी, ये चीज यहाँ से मिल रही थी, ठीक है। जो खेतड़ी है राजस्थान में, कह रहे कि वहां से हमें हिसाब लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। राजस्थान में एक संस्कृति थी जो थी गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो संस्कृति आपसे पूछी जाए कहाँ से प्राप्त हुई है, तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। तो आपको जोधपुर पता ही है कहाँ पे, राजस्थान में, तो गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति राजस्थान से मिलती, इसके अंदर यही है। उसके बाद नेक्स्ट है तांबा, बहुत सारा राजस्थान से ही मिला है। उसके बाद ये आपका है व्यापार होएगा, इंटरनेशनल व्यापार होता था जो भारत का, वो देखना आपको कहाँ हो रहा है आपका। देखो ये आपका लोथल से, यहाँ पे बंदरगाह ना लोथल, समुद्र किनारे थी ये, जो है आपकी कच्छ खाड़ी सबके आसपास थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका व्यापार हो रहा है। ये हड़प्पा है। बेलुआ किसको कहा गया है, इन्होंने हड़प्पा का ही प्रयोग किया है। ये जो रास्ता है ना बीच, बेलुआ इसी के लिए यूज किया हुआ है। ये आपका सूतकांगे टोर है बलूचिस्तान में। उसके बाद आप जा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से व्यापार हो रहा है कांगेडोर से मगान, तो ये समुद्री मार्ग से होगा। उसके बाद ये दिलमुन जा रहे हैं, ये यहाँ भी व्यापार हो रहा है इनके साथ। फिर आप जा रहे हैं मेसोपोटामिया, और ये जो बीच में ये एरिया है ना, ये इनके शहर है मेसोपोटामिया। जब हम पढ़ते हैं ना कि मेसोपोटामिया से एक अभिलेख मिला है जिसमें जिक्र आया है कि दिलमुन, मगान और मेलुहा के बीच व्यापार हुआ करता था, तो वो यही है। यहाँ से होता हुआ यहाँ, और यहाँ से होता हुआ व्यापार यहाँ तक जाया करता था, ठीक है। और मेलुहा शब्द जो है वो हड़प्पा के लिए ही प्रयोग किया गया, जो मेलुहा शब्द है वो हड़प्पा के लिए प्रयोग किया गया है। और मगान के लिए ओमान नामक एक शब्द प्रयोग किया गया है, और दिलमुन के लिए बहरीन द्वीप प्रयोग किया गया है। तो वो आगे हम मिल जाएगा इसमें शायद से। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क हो रहा है, भाई दूर दूर देशों से भी इनका व्यापार हो रहा है। तो आपको कैसे पता चल रहा है, तो सबसे पहले एक पात्र देखिए आप, ये भाई हमें ना ये चीज मिली है, और ये हमारे ही हड़प्पा की थी। और ये कहाँ से मिली, कि जैसे जैसे सर्च चल रही है, सब खोज कर रहे हैं, तो ये ओमान से मिला है। ये क्या है कि हाल ही में पुरातात्विक खोज इंगित करती है कि तांबा संवत अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। भी मतलब राजस्थान से तो आ ही रहा था खेतड़ी से, ओमान से भी लाया गया था। अब हमें कैसे पता चला कि ये वाला जो पात्र है ना वहां प्राप्त हुआ, ये पात्र वहां से मिला। कहते हैं कि ये जो पात्र बनाया गया था, इस पे काली गहरी रंग की परत चढ़ाई गई थी। कोई लिक्विड फॉर्म में चीज वहां पे जाती थी, चीज नहीं मिली है, क्योंकि अब उसमें चीज थोड़ी मिलेगी, वो तो लिक्विड कुछ भी तो खत्म हो गया। तो ये वाला पात्र वहां पे मिला है, और वहां से जो है यहाँ पे जो है ओमान से तांबा आ रहा था, और तांबे में जो अंश मिले वो निकिल के अंश है, वो वहां से भी मिले हैं और यहाँ से भी मिले हैं, और वो मेसोपोटामिया से भी मिले। सेम चीजें ऐसी बताई जाती है, जो निकल के अंश मिले हैं, जिस धातु के अंश मिले हैं, वो यहाँ से ही वो तांबा मंगाया जाता था। इस पूरे पैराग्राफ में यही है जो मैंने आपको समझाया है। उसके बाद ये क्या कह रहा है, ओमान। ओमान अभी जो हम उसको मगन को पढ़ के आए ना, वही ओमान था, अलग नाम दिया हुआ है इसका। और तीसरी सहस्त्री ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान जो संवत है ओमान के लिए प्रयुक्त था। जो ये मगान शब्द है ये ओमान के लिए प्रयुक्त था। मिलान करने में दे सकते हैं, हड़प्पा, मेलुआ, मगान, ओमान, दिलमुन, बहरीन, ऐसे करके। तो इसके आगमन में संदर्भ में मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के सतलों से मिले तांबे से भी निकल या अंश मिले हैं। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मुहरे, बाट, पासे आदि मन के शामिल है। और बाकी क्या यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संवत बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुआ संबंध हड़प्पा क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों में संपर्क की जान वही चीजें बता रहे हैं आपसे, इनका आपस में व्यापार होता है, इसकी जानकारी मिली है। और मेलुआ हड़प्पा के लिए, मगान ओमान के लिए, बहरीन दिलमुन के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है।
और यहीं से क्या होता है कि कार्नेलियन, जो ये कई सारी चीजें ना जो हम यूज कर रहे थे, अभी अभी पढ़ रहे थे कि इनसे मन के बना रहे हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं। कार्नेलियन लाजवर्द मनी जो अभी अफगानिस्तान से मंगाई जा रही थी ना, नीले रंग की। और ये जो कार्नियल है ये कैसे रंग का है? लाल रंग का, जो अभी गुजरात से मंगाया जा रहा था ना। तांबा है जो खेतड़ी से मंगाया जा रहा था। सोना है जो कर्नाटक से मंगाया, ये दक्षिण एरिया से मंगाया जा रहा था। और बहुत सारी लकड़ियां हैं। मेहलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया में मिथक यह बताता, ये सारी चीजें मिली हैं। जो सारी चीजें है ना, ये कहाँ पे मिली है? ये जो व्यापार हो रहा है ना, मगान ओमान, ये सब इन स्थानों पे ये मिली है। ये हड़प्पा की चीजें वहां जाया करती थी। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मिथक, ये बता, मिथक एक तरह से काल्पनिक या कुछ मिथ्या बातें होती जो चली आ रही है, ठीक है, कहीं मतलब किसी के मतलब प्रमाण शोषित शोर नहीं है, पर चली आ रही है बातें वो। तो उसमें कहते हैं, पक्षी हाजी पक्षी का नाम ले रहे हैं। भारतीयों, हाँ, जो सॉरी हड़प्पा वालों को कह रहे हैं कि तुम्हारा एक हाजी पक्षी, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजी पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिला था? तो ये कह रहे हैं कि हाजी जो बोल रहे हैं वो मोर को बोल रहे हैं, और वो मोर जो है मेलुहा या हड़प्पा का पक्षी था। तो ये मेसोपोटामिया वाले कह रहे हैं कि वहां पे एक हाजी पक्षी भी था, जो ये स्पेशल मोर को कह रहे हैं। तो बस इसमें कुछ नहीं है। और यही बता रहे हैं कि मेसोपोटामिया के लेख में मेहलुआ को नाविकों का देश कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। जो ये मेलुहा है ना, मेलुहा, किसको कहा गया है? हड़प्पा को, आपके हड़प्पा को कहा गया है, ठीक है। और जो ये इसी के लिए एक शब्द यूज किया हुआ है, क्या है वो? आपका नाविकों का देश। तो हड़प्पा के लिए एक शब्द यूज किया गया है, नाविकों का देश। पूछिए कि किसके लेख में मिला है? मेसोपोटामिया के लेख में क्या मिला है? नाविकों का देश। किसको कहा गया? हड़प्पा को, या फिर किसको? मेलुहा को। इन्होंने, जैसे हम अपनी तरफ से किसी का कुछ भी नाम दे देते हैं ना, तो इन्होंने यहाँ पे इंडिया का नाम मेलुहा दिया गया। ये भी आपको लिपि दिखाई गई है, आपको समझ आ रही हो तो देख लो आप अपने अपने हिसाब से, ये क्या लिपि है, कौन से अक्षर से कौन सा चीजें ये जा रही है, ये किसी को समझ आई नहीं है। अब है मुहरे और मुद्रांकन। मुहरे क्या होती है? एक तरह से मोहर लगाना, वो वाली मुहरे, मोहर लगाना, स्टैंप जो, और वो किसी पर्टिकुलर एक किसी का होता है। जैसे आपका कोई भी स्टैंप है, किसी के नाम का स्टैंप है, और किसी ब्रांड का स्टैंप है, आपकी इंडिया की कोई चीज़ है, चीन की कोई चीज़ है, कहीं की भी, तो आपको पता चल जाता है ये यूएसए से है, ये इंडिया से है। उनकी स्टैंप ब्रांड उनकी, उनकी भी अपनी एक ब्रांड थी। कोई भी इनकी चीज जाती थी कहीं भी, उस पे उसका थप्पा लगाते थे। थप्पा मीन्स क्या होता है? एक पिक्चर्स बना दी, एक तरह से कहते हैं ना, कुछ तैयार कर दिया था धातु का, जिसमें अगर आप मिट्टी भरो, थाप लगाओ, तो ऐसे कैसे छप जाता है। थप्पा जिसको बोलते हैं, तो वो इनकी होती थी, इसको बोलते हैं मोहर। और उसको छापना एक तरह से मुद्रांकन होता है। तो यही चीजें इसके अंदर लिखी हुई है। वो मिट्टी सूख जाती थी, ठीक है, अगर उसके साथ आप छेड़ोगे तो वो तुरंत फूट जाएगी या टूट जाएगी, तो पता चल जाता था कि साथ छेड़खानी हुई। हालांकि मिट्टी वैसे भी टूट जाती थी, पर ये वो वाली मिट्टी नहीं थी। ये बहुत ही सॉफ्ट, मुलायम, और फिर इसको अब बहुत अच्छी तरीके से, मतलब एक अच्छे तरीके से लगाया जाता था, कैसे टूट, बिना किसी के तोड़े। रोपड़ से भाई ये कि मुद्रांकन मिला है, रोपड़ से। एक रहस्यमय लिपि है, रहस्यमय लिपि जिसका भाई कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब सॉरी, किसी को समझ ही नहीं आ रही, तो वो रहस्यमय ही तो होती है। रहस्यमयी बात वही होती है जिसका कोई भी इलाज नहीं मिलता, मतलब जिसका किसी ने आज तक पता ही नहीं चला। तो ये लिपि भी कुछ ऐसी ही है। इसमें बता रहे कि लिपि है जो ज्यादातर यहाँ पे ना, तो जानवर के जो पिक्चर्स मिले हैं वो इसलिए मिले कि अनपढ़ लोगों को सब चीजें समझ आ जाए, ठीक है। और जो लिपि है उनके बड़े बड़े अभिलेख भी मिले हैं। जैसे एक पूरा ये मिला, भी एक कुछ पट्टी पट्टिका मिल गई, उस पर लिपि लिखी हुई। समझ तो आ नहीं रही, पर ये पता है कि उसमें कितने जो है चिन्ह होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, ये चीजें। तो सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह है। ये डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं आपको स्टेटमेंट में, पूरी लिपि के बारे में 4 बातें पूछ ली जाएगी आपसे। और उसके बाद लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं गई है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाला जहाँ प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता नहीं थी।
क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं कहीं अधिक, लगभग 375 से 400 के बीच। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो लिपि है वो थ्री, जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है ना, जो सबसे बड़ा अभिलेख मिला है वो उस पे टोटल 26 है। क्योंकि एक बार है ना एग्जाम में 25 आए थे और मैं खुद कंफ्यूज थी 25 26 में, बहुत कब की बात है तो मुझे नहीं याद है। बट मैं आपको बता रही हूँ 26 25 24 23 इसके आसपास चीजें डालेंगे तो आप 26 को याद रखना, 26। उसके बाद आज तक लगभग 400 के आसपास या कुछ 400 के आसपास ही जो है चिन्ह मिले हैं। तो आपसे पूछेगा 350 से 400 के बीच, ठीक है, 300 से 400 के बीच या 400, तो आपको याद रखना है कि ये 400 मिले हैं। तो कुछ भी पूछ ले, 375 से 400 के बीच जो है चिन्ह मिले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जो लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो आपने पढ़ाई होगा इस लिपि के बारे में, इसको गोमूत्र, राष्ट्रोफेदन, बहुत सारी लिपियां नाम दिया गया है इसको। दाएं से बाएं, दाएं से बाएं का मतलब क्या है, हम ऐसे लिखते हैं ना, वैसे नॉर्मल तो हम ऐसे लिखते हैं, पर दाएं से बाएं का मतलब होता है यहाँ से स्टार्ट करना। एक आपकी ये कॉपी हो जाती है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और यहाँ तक एंड करना, मतलब यहाँ पे स्पेस छोड़ देना एक तरह से, जैसे हम आगे छोड़ते हैं ना, यहाँ से स्टार्ट करना ऐसे। ठीक है, चीजें, तो जो चीजें मिली ना यहाँ पे स्पेस मिला इधर, हम स्पेस इधर छोड़ते, कहीं ना कहीं ये चीजें दाएं से बाएं, कई बार बाएं से दाएं, दाएं से बाएं ऐसे लिखी, यही इसके अंदर है। उसके बाद जो मुहरे हैं, तांबे, औजार, मर्तबान, अवठ, तांबे तथा मिट्टी की लघु पटिया, आभूषण, अस्थि, छड़े आदि, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट, ये सब चीजें मिली है। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? साक्षरता तो थी, बस इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं, हमें कैसे पता है साक्षरता कितने हद तक। पर हाँ, यहाँ पर चीजें लिखी हुई मिली है, लिपियां भी मिली है, तो साक्षरता तो यहाँ पे थी ही। ओके, आगे चलते हैं। बाट, बाट के बारे में क्या बता रहा है कि चीजों को मापा जाता था, तोला जाता था, तोला जाता था। तो बाट छोटे छोटे भी थे, बड़े भी थे, इतने बड़े भी। ठीक है, जैसे हम सोना यूज या मणि, छोटे छोटे बाट होते हैं बिल्कुल, बड़ी चीजों के लिए बड़े बड़े सारे बाट होते हैं, वही चीज यहाँ पे थी। ये क्या कह रहे हैं, निशान से रहित घनाकार होते थे। आगे क्या है, चलो स्टार्टिंग से पढ़। विनियम बाटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बना, बाट किससे बनाए जाते हैं, चर्ट नामक पत्थर से। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते। इस बाटों के निचले मानदंड, बाटों को ना बांटा गया था, एक निचला, निचला मानदंड जिसको द्विधाधारी भी कहते हैं, द्विआधारी। ठीक है, जो निचले वाले को बोलते हैं निचला मानदंड। ये होता था आपका 1 2 4 8 16 32 ऐसे 64, ठीक है, ऐसे करके 12 800 तक। जबकि जो ऊपरी वाले होते थे वो मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण कर, 120 160 300 600, इस तरह के जो थे ऊपरी तरह के, मतलब डायरेक्ट ऊपरी जो बड़े बड़े बाट होते थे इस तरीके। आप समझ सकते हो कि जो निचले छोटे होते थे 1 2 4 8 7 इस तरह, और जो बड़े वाले होते थे दशमलव प्रणाली का अनुसरण कर। और धातु के बने हुए तराजू पलड़े भी मिले हैं, हाथी के दांत के मिले, कई पत्थर से भी मिले। प्राचीन सत्ता, तो इसमें जो है कुछ नहीं लिखा, बस यही कह रहे हैं कि आज तक इस चीज के बारे में नहीं पता, क्योंकि राजा था, पर्टिकुलर शासन कर रहा था, कोई शासक था या पुरोहित था, क्या था, ये चीजें श्योरिटी नहीं है। अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई जो है वो मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है, मोहन कहीं ना कहीं शासन व्यवस्था थी, पर हमें श्योरिटी किसी चीज, ना कोई बड़े बड़े आलीशान भवन मिले। इस मोहनजोदड़ो से कुछ भवन मिले हैं जिनमें इतनी महंगी चीजों का यूज नहीं हुआ है। और यही एक तरह से सत्ता के बारे में, राजनीति के बारे में यहाँ पे ज्यादा बातें नहीं हुई है इस सभ्यता में, यही यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, ये इसमें रोहित राजा की पिक्चर्स आपको पता ही है, आपको पता है वो
उसके बाद है, पर ये कह रहे हैं कि राजा नहीं था, शासक नहीं था, पर एक डिसिप्लिन सामाजिक व्यवस्था जरूर मिली। जो चीज जम्मू में यूज हुई है, डिसिप्लिन, जो धातु, जो पत्थर, वो जम्मू में हुआ है। जो मापना, जो तोलना, जो इकाई, वो ही गुजरात में हुई, यूपी। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम तो था। अब सभ्यता का अंत कैसे हो रहा है? अंत में आप पढ़ते ही हो, धीरे धीरे कहीं नदी का प्रवाह, कहीं पहाड़, कहीं मलेरिया के साक्ष्य, कहीं पर बताया जाता आर्यों का आक्रमण। सभी इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी, पर आपकी बुक में क्या कह रहे हैं वो पढ़ लीजिए। ये कह रहे हैं कि ऐसे साक्ष्य मिले जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। पढ़ के आए थे ना, त्याग दिए गए, जला दिए गए स्थल। कहीं ना कहीं यहाँ तक आते आते सभ्यता का एंड होना शुरू हो गया था, विकसित का। और जो चोलिस्तान है पाकिस्तान, यहाँ पे ये सभ्यता पे एंड होने लगी थी। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। और यहाँ जो गुजरात हरियाणा वाला इलाका था, यहाँ पे नई बस्तियां बनने लगी, प्रति हड़प्पा आने लगा। 300 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे कुछ चुने हुए हड़प्पा की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया, और विशिष्ट पुरातत्व जैसे बाढ़, मुहरे, विशिष्ट मन समाप्त हो, लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषक समाप्त हो जाना। चलिए, इसके पतन के कारण है कि यहाँ तक आते आते हमें क्या देखने को मिलता है कि बाढ़ नहीं मिल रहे हैं इस टाइम तक आते आते, ना जो है लेखन प्रणाली थी या मापने की प्रणाली थी, वो कुछ भी नहीं। कहीं ना कहीं इन संस्कृति उत्तर हड़प्पा या अनुवर्त हड़प्पा संस्कृति के लास्ट एंड होता है उसका। इसके लिए बहुत सारे जो है शब्द दिए गए हैं, बहुत सारी चीजें बताई गई कि क्यों एंड हो रहा है इसका। पूछ सकते हैं आपको कि क्यों, कौन कौन से कारण है? जलवायु का चेंज होना, वनों की कटाई होना, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या मार्ग बदलना। ये लैम्ब्रिक ने बताया इस चीज के बारे में, ठीक है। ये अत्यधिक अत्यधिक उपयोग में सम्मिलित होना। कुछ कारण, कुछ बस्तियां संदर्भ में सही हो सकते हैं, परंतु सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं। ये कहा कि अपने अपने लेवल पर किसी का, किसी पर्टिकुलरी रीजन से एक शहर का विनाश हो गया, किसी से एक शहर का हो गया। जैसे बाहर से हो सकता है मोहन, गंदगी है, गंदगियों के ढेर है, इनसे कुछ साइट का हो। पर आप एक रीजन से सारी हड़प्पा सभ्यता का विनाश या पतन नहीं हुआ है। तो आप कुछ हद से तो इनको सही मान सकते हैं, पर कंप्लीटली हमें किसी पर्टिकुलर एक रीजन का नहीं पता। व्हीलर कहता है, आपको पता है कि व्हीलर ने तो यही कहा है कि किससे हुआ है, आर्यों के आक्रमण से। ठीक है, तो ये जॉन मार्शल है, इसकी बुक है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, जो अपना लेख है इसमें इसने लिखा है 1930। जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, ये याद रखना आपको। तो एंड द इंडस सिविलाइजेशन जॉन मार्शल द्वारा बताया गया है कि भाई ऐसे ऐसे ना गली मिली है, गली में ऐसे जो है वो मिले हैं, बॉडी मिली है, पतली गलियां थी, ये सब चीजें इसने बताई है अपनी। पढ़ लेना इनको। व्हीलर तो अपनी वो बातें बता ही रहा आपको। तो कहा है कि अटैक हुआ था आर्यों का, और कहीं ना कहीं जो पुर है, पुरंदर है, इंदर है, सब चीज़ों पे जिक्र कर पाते हैं। ये किसने, इसने किसमें कहा है? हड़प्पा 1940 एशियंट इंडिया जर्न, इसमें इसने ये बात बताई। के बाद नेक्स्ट जो है डेल्स, GF डेल्स, जिसने दी मिथिकल मैसेकर एंड मोहन एक्सपीडिशन 1964, इसने ये चीजों को थोड़ा खंडित किया है व्हीलर की, और इसने अपना पॉइंट रखा है। तो आप इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ लेना, ज्यादा पॉइंट इसके अंदर नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब भाई ये पतन के बाद खोज पूछ रहे हैं, क्या लॉजिक? ये क्या कह रहा है कि खोज जो हुई है ना, इसकी खोज को ना किसी ने अच्छे से समझ नहीं आया। जो अंग्रेज अधिकारी थे वो जो खोज कर रहे थे ना, इसकी एक वैल्यू थी वो समझ नहीं पाए। बस देखते थे, कोई भी साइट मिलती उसको उखाड़ तुखाड़ के छोड़ देते थे, मुहरे प्राप्त हुई उसको समझ नहीं पाते थे। मतलब बहुत पहले जो सभ्यता प्राप्त हो जानी चाहिए थी, इनको बाद में मिली, और इन्होंने ज्यादा काम नहीं किया था इस।
बाद में धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू किया था, तो ये आ रहा है तो कनिंघम। वैसे तो आपको पता है चार्ल्स मेसन सबसे पहले वहां गया था, और उसके बाद जो है ये आपका कनिंघम है, टू टाइम, दो दो बार जाता है ये कनिंघम। कनिंघम का भरम बता रहे, भी भरम क्या था। कह रहे कि इसमें भरम ये था कि उस चीजों का पता ही नहीं था, वो चीजों को समझ ही नहीं पाया था, और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी सभ्यता यहाँ पे थी, यहाँ पे हो सकती है ऐसी सभ्यता। ने जब उन चीजों के बारे में पता किया और लास्ट में उनको इस चीज का एहसास हुआ, तो उसका भरम है वो निकल गया। एक तरह से ये वो बात कह रहे हैं। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किया, तब पुरातात्विक अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य या अभिलेख का प्रयोग अधिक पसंद करते। यहाँ तक कि कनिंघम का मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक छठी शताब्दी ईसा पूर्व की चौथी, ये कह रहे हैं जब इन्होंने खोज की ना, उस टाइम के इतिहासकार बुक वगैरह में ज्यादा विश्वास करते थे, चाहे कोई रिटर्न सोर्सेज मिल जाए, ठीक है। छठी शताब्दी से लेकर जहाँ पे चीजें लिखी जाने लगी थी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उत्तर वैदिक काल, ऋग्वेद, यहाँ की चीजों में ज्यादा इंटरेस्टेड था ना कि जो ये खोज ये चीजें मिल रही है इन चीजों में, ठीक है। तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने चौथी से सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा, इन्होंने जब स्टार्ट किया ना, इन्होंने तीर्थयात्री आए थे ना, उन्होंने जो भी वृत्तांत छोड़े थे ना, उनसे चीजें शुरू की, अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय में ऐसी पुरावस्तुओं की खोजने का प्रयास कर रहे थे जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की, मतलब इसका माइंड सोच बता रहे हैं कनिंघम। और के बाद क्या था कि उनको एक मोहर भी मिली थी, कनिंघम को एक मोहर दी थी, उन्होंने मोहर पर ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने उसे ऐसे कालखंड में चिन्हांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वो परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा घाटी में अपने वाले शहरों के साथ ही हुआ है। गंगा घाटी मतलब उत्तर वैदिक काल से ही हुआ है, या महाजनपद काल से ही हुआ है, ये उनकी सोच थी। पर उनको जब ये चीजें पता मिली तो सोच चेंज हो गई, ठीक है। एक नवीन प्राचीन, अब इसमें क्या है भाई, पूरा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पुरास्थल, टीले और स्तर। पुरातात्विक पुरास्थल वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर त्याग दिए जाने से बनते हैं। पुरास्थल कौन से होते हैं, आप अभी मैंने बताया था, कोई चीज वहां पे बनाई जा रही है, या कोई चीज आपने यूज कर ली, उसको वहां पे छोड़ दिया, और उस स्थल की खोज हुई और आप वो साइट वहां से मिली, चीजें वहां से मिली साइट से, तो उसको पुरास्थल कहते हैं, जहाँ पुरातात्विक चीज। अब आते हैं टीले। टीले वही होते हैं कि इकट्ठे हो के मलबे एक पूरा ऊंचा टीला हो जाता है, सभ्यता नीचे दब जाती है, फिर दूसरी सभ्यता आती है, फिर तीसरी सभ्यता आती है, ऐसे टीले बन जाते हैं। के बाद एक होता है आपका स्तर। स्तर भी यही होता है कि आप किसी चीज की खोज कर रहे हो, एक स्तर बेस पे कर रहे हो। दो, एक लंबवत होता है, एक क्षैतिज होता है। जैसे लंबवत वो होता है जैसे आप खोज करते हुए ऐसे चल रहे हैं, क्षैतिज वो होता है जैसे आप खोज ऐसे चल रहे हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर वर्ड बताया गया आपको कि टीले मलबे से तैयार हो गया, ऐसे ढेर लग जाना। स्तर होता है एक तरह से, टीला कहते हैं किसको, मलबे के निर्माण हो जाता है, आवासीय मलबे, मतलब बार बार ऐसे ढेर लग जाना, मलबा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। स्तर क्या होते हैं, एक स्तर एक टीले के अंदर से मान लिया आप खुदाई कर रहे हो, सबसे नीचे जो मिलेगा वो सबसे पुरानी सभ्यता मिलेगी, उससे मिलेगी, जो स्तर बोलते हैं। आपका क्या स्तर है, आप कहाँ से स्टैंड करते हैं, स्तर पूछते हैं ना, तो आपका मेंटली क्या स्तर है, तो वो आपका कम है, ज्यादा है, नीचे है, ऊपर है, वो एक तरह से स्तर में ही आता है। ये देखो एनसीईआरटी को थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ेगा, इतना टाइम हो गया एक एक टॉपिक में, आप सोच सकते हैं इसको थोड़ा सा हमें। तो ये एक सभ्यता के बारे में बता रहे हैं कि जो हड़प्पा की सभ्यता सबसे पहले दयाराम साहनी ने की, सभी को पता है। उसके बाद जो राखल दास बैनर्जी ने इसमें पॉइंट डाले हुए हैं। और उसके बाद जो था पुरास्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे, के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण
खोज होती है 21 में हड़प्पा की, फिर 22 में होती है मोहन। पर एक इंटरनेशनल लेवल पे जो घोषणा की जाती है जॉन मार्शल के द्वारा, भाई हमें साइट मिली है, यहाँ पे ये मिला है, वो 1924 में की जाती है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व की समक्ष सिंधु घाटी के नवीनतम सभ्यता की खोज की घोषणा की है। मुझे अपनी लैंग्वेज में पढ़ाना अच्छा लगता है। इसकी जो लैंग्वेज है, मतलब वो मैं पढ़ चुकी हूँ, वो मेरे को याद है, तो मैं चाहती हूँ आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दूँ, जिससे आप इसको पढ़ लो। यही चीजें इसके अंदर थी। और एस एन राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ठीक है, ये किसने कहा था? एस एन राव ने। जब ये साइट मिल गई थी और इसने अपनी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, अपनी स्टोरी को बताया। किसने? एस एन राव ने। इसने क्या जो है अपनी स्टोरी में क्या बताया कि मार्शल ने जहां भारत को पाया था, जब वो आया था, जब वो यहाँ से गया तो वो 3000 पीछे छोड़ के गया, मतलब उसको इतनी पुरानी साइट पता चल गई थी। तो यही चीज इसमें वो कह रहा है। उसके बाद इसके अंदर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। जो जॉन मार्शल का काल था वो एक व्यापक ही चेंज का काल था, क्योंकि चीजें उसके काल में हुई थी। और भारत के कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातात्विद ये आपके जॉन मार्शल थे। यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्व बात यह है कि कनेयम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी और उन्हें दैनिक जीवन की जानने की इच्छा थी। तो ना दैनिक जीवन में जो चीजें हो रही है ना, उसको जानने की बड़ी उत्सुकता थी। ये आपको बताया गया है एक स्तर स्तर कि आप कैसे खोज करिए। एक तरह से क्या था, स्तर विन्यास। भाई पहले आप यहाँ एक चीज आपको यहाँ मिली है, जरूरी नहीं सेम चीजें आपको यही मिलेगी, इसी स्टेट थोड़ी ऊपर जाके भी मिल सकती है, फिर थोड़ी ऊपर, तो फिर इसको एक तरह से स्तर विन्यास बोलते हैं कि आपको अलग अलग लेवल पे सेम चीजें मिल सकती है। इसको स्तर विन्यास बोला गया है। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिणाम वाली नियमित स्थिति इकाइयों के साथ साथ का प्रयास करते हैं। ये कह रहे हैं जो मार्शल है ना, पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा करके समान परिणाम वाली नियमित स्थिति इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अलग अलग सत्रों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन के संदर्भ विषय में जानकारी हमेशा। ये कह रहे कि आप स्तर स्तर पे खोज ना करते हुए सीधा ही आप एक खोज करते हुए जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें क्या होती थी, नहीं भी मिलती थी आपको, जो एक तरीके से खोज के स्तर के हिसाब से वो। देखो, अब मैंने आपको बताया था स्टीज होता है आप सीधे चलते जा रहे खुदाई करते हुए, ठीक है। पर क्या होता है कई बार चीजें अप डाउन, किसी जगह वो चीजें अभी आई है उत्तर हड़प्पा सभ्यता में, न सॉरी पूर्व में, किसी में विकसित में आई है तो किसी में उत्तर सभ्यता। ये आपको स्तर विन्यास पे खोजना चाहिए। अगर आप अस्तीज पे करोगे तो क्या पता आपकी सारी मतलब जो जानकारी आपको ना मिल सके। ऐसे बोल, ये व्हीलर है और व्हीलर अपना जो ये बता रहा है अपनी खोज के बारे, अपने के बारे में इसने इसमें बताया हुआ है। क्या यहाँ पे नई टेक्निकें और पर्सन व्हीलर है के बारे में चल रही है। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने थे व्हीलर। मार्शल को आपने पढ़ा, अब ये व्हीलर है। इस समस्या का निदान किया व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीलों के स्तर विन्यास के अनुसरण करना अधिक आवश्यक है। बार बार उसी बात पे जोड़। सेना के पूर्व
ब्रिगेडियर के रूप में उन्हें पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया। वह हिटलर था, ये ब्रिगेडियर था पहले, तो एक सैनिक था, सैनिक पद पे था। इसने स्पेशल कहा कि आप सीधे स्टेट खुदाई ना करें, स्टीज ना करें, आप स्तर पर एक खुदाई करें, ठीक है। इस चीज का इसने क्या किया, सॉल्यूशन निकाला। इस लेवल पे खुदाई कर रहा था, वो इंटरेस्टेड था, वो था मार्शल। अभी इसमें क्या बचता है, ये अपनी राम कहानी बता रहा है कि खोज करते वक्त ये किया, मैं वहां गया, मैं वहां चढ़ा, मैं सो गया, मैं उठ गया, ये चीजें। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं में का या कोई संबंध, लेकिन उपमहाद्वीप विभाजन, पाकिस्तान बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में। इस कारण से भारतीय पुरातात्विकों भारत के जो पुरा स्थल को चिन्हित करने का प्रयास किया है। कच्छ में हुए व्यापक व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पी बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा के लिए किए गए अन्वेषण हड़प्पा सतलों की सूची में कई नाम भी जुड़े। हालांकि कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी और हाल ही में हुई धोलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी है। कह रहे कि ज्यादातर साइट जो है वो पाकिस्तान में चली गई थी, इसलिए जो पुरातात्विक थे, जो आर्कियोलॉजिकल है, उन्होंने क्या किया, जो अपनी इंडिया की साइट है उनको चिन्हित किया, उनके बारे में खोजा, उससे और जानकारी उन्होंने ढूंढने की कोशिश की। साइटें नई नई मिल रही है, नई नई चीजें मिल रही है, जो अभी खोज जारी है। कहते हैं 1980 में इंटरनेशनल लेवल पर भी रुचि बढ़ने लगी थी हड़प्पा के बारे में। अब है अतीत से जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। हड़प्पा लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने की कोई नहीं मिलती। जैसा कि हमने देखा, हड़प्पा लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने के लिए साक्ष्य है जो पुरातात्विक को हड़प्पा जीवन के ठीक प्रकार से पुनः करने में सहायक है। ये कह रहे हैं कि जो पुरातात्विक चीजें उन्हीं से हमें इसकी जानकारी मिली है, लिपि से तो मिलती ही। और कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं, विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वस्तुएं बच जाती है, वे है पत्थर, पकी हुई धातु। अब भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई और अन्यथा अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अतः वस्तुएं सामान्यतः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिली है या वो वे अतीत में खो गई थी, संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त, अन्य शब्द में ये वर्गीकरण है, ये आपका व्याख्या है। देखिए ये एक भाई है ना, कुछ खास चीजें मुझे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्या ये हो चुकी है। अभी हम व्याख्या की समस्या है, पुरातात्विक व्याख्या की समस्या संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण की प्रयासों से सामने आई है। आरंभिक पुरातात्विक लगता है कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी, संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इसमें आभूषणों से लदी हुई नारी, इन मूर्तियां, ओके। ये कह रहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट जो बना रहे हो कि अगर बहुत सारी कोई औरत मिली है, वो बहुत सारे आभूषण पहनी हुई, सारे अच्छे वस्त्र वगैरह पहने हुए, तो आपने ये अनुमान लगा लिया कि वो जैसे ही आप किसी भी पक्ष को धार्मिक पक्ष से जोड़ रहे हैं, इसमें व्याख्या जो ये अपनी कर रहे हैं धार्मिक पक्ष, जैसे ही वो स्नानागार मिला, उसको भी एक धार्मिक पक्ष से जोड़ दिया गया। ये क्या है, व्याख्या की समस्या है। ये व्याख्या जो है समस्या उत्पन्न कर रही है कि आप हर चीज को क्या करें। जैसे वेदियां मिल रही है, लोथल में वेदियां, तो वो कहीं ना कहीं किस चीज से जोड़ दी कि वहां के वहां यज्ञ हुआ करते, तो ये भी एक तरह से आपको धार्मिक पक्ष से जोड़ दी चीजें। तो जानवर मिले हैं, ठीक है, आपको एक योगी मिला है, योगी मिला है मुद्रा में, तो उसको शिव के रूप में जोड़ दिया गया था। ये भी चीजें हैं, ठीक है। और यही इसमें बताया गया है कि सारी चीजों को कहीं ना कहीं एक धार्मिक चीज किया गया, रुद्र से या पशुपति, ये सब चीज यही है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। ये पकी हुई का जो खिलौना बनावली से मिला, जैसे फल जैसा बना हुआ, कहीं ना कहीं हल्के साक्ष्य मिले। ये आपके पॉइंट है। जो ये पहले वाला जो टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना।
काफ़ी बड़ा टॉपिक और इसमें दम लगा है, 2 क्लास बनानी पड़ी है इसके लिए। तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक बार वीडियो देखो, 2 बार देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, उसके बाद एक बार, बहुत ज़्यादा इस पे टाइम लगा है, सब आपको बता दिए है। इसके लिए धन्यवाद, बाय।